इस वीडियो में हम लोग एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, कुछ लोग इसे एक्लियन फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन वो लोग मूर्ख लोग होते हैं। तुम लोग मेरे हिसाब से विद्वान होगे, तभी तो मेरा उपदेश सुन रहे हो। चाणक्य कहा करते थे, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री वर्णेन च दुःखितो संप्रयोगेन पंडितोप्यवसीदति। अर्थात मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का वरण पोषण करने से तथा दुखी व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करने से बुद्धिमान मनुष्य भी दुख भोगते हैं। तो अगर तुम लोग मेरा उपदेश सुन रहे हो या फिर अगर मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि जरूर तुम लोग विद्वान होगे, क्योंकि अगर मूर्ख होते तो फिर मैं तुम्हें उपदेश नहीं देता। मूर्ख शिष्योपदेशेन, मूर्ख शिष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग एक्लियन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। एक्लियन नहीं, एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। So the definition of echelon form of a matrix is, a matrix is said to be in echelon form if, अब यहाँ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है जीरो रोज इफ एनी। जीरो रो का क्या मतलब होता है? अगर कोई रो कंप्लीटली जीरो है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें पहला रो है 1 2 3, दूसरा रो है 0 0 0 और तीसरा रो है 0 1 2। तो फिर इस मैट्रिक्स में ये जो R2 है ये कंप्लीटली जीरो है, तो फिर इस R2 को बोलेंगे कि ये R2 है जीरो रो। सो द डेफिनेशन ऑफ एशेलॉन फॉर्म इज, इफ जीरो रो इफ एनी मस्ट बी द लास्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में कोई रो कंप्लीटली जीरो है तो फिर वो आखिरी रो होना चाहिए। तो ये तो पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ईच लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री का क्या मतलब है? लीडिंग एंट्री का मतलब है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एनी रो। सो अगर पहले रो को देखा जाए तो पहले रो में ये वाला एलिमेंट नॉन जीरो है, तो फर्स्ट रो के लिए दिस वन इज लीडिंग एंट्री। दूसरा रो तो कंप्लीटली जीरो है, तो इसमें कोई लीडिंग एंट्री होगा ही नहीं। और जो तीसरा रो है R3, R3 में ये फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, नॉन जीरो एलिमेंट, तो जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है इसी को बोलते हैं लीडिंग एंट्री। सो द डेफिनेशन ऑफ एशेलॉन फॉर्म इज, जीरो रो इफ एनी मस्ट बी द लास्ट रो ऑफ मैट्रिक्स एंड ईच लीडिंग एंट्री, दैट इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन अ रो, इज इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ लीडिंग एंट्री इन प्रीसीडिंग कॉलम। अब इसको ठीक से समझते हैं इस एग्जांपल की हेल्प से। अच्छा, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में है या नहीं, तो आंसर होगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेकेंड रो तो कंप्लीटली जीरो है और ये सेकेंड रो तो लास्ट रो नहीं है। सेकेंड तो सेकेंड रो है, लास्ट रो तो ये R3 है। तो इसलिए ये मैट्रिक्स अभी एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। इसको एशेलॉन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो मान लो इसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिया जाए, पहला रो तो सेम रहा 1 2 3, दूसरा रो है 0 1 2 और फिर तीसरा 0 0 0। अब अगर देखा जाए तो जीरो रो तो लास्ट रो बन गया, और दूसरा, इस पहले रो में लीडिंग एंट्री था 1, दूसरे रो में भी लीडिंग एंट्री है 1, एंड दिस लीडिंग एंट्री इज टू द राइट साइड ऑफ लीडिंग एंट्री इन प्रीवियस रो। मतलब यहाँ पे अगर लीडिंग एंट्री 1 है तो ये तो पहले रो का लीडिंग एंट्री है। अब दूसरे रो का लीडिंग एंट्री पहले रो के लीडिंग एंट्री के राइट में है। तो अब ये मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में। अगर सिंपली इसको समझा जाए तो जो लीडिंग एंट्री पहले रो है इसके नीचे जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो होता तो फिर जो लीडिंग एंट्री है वो राइट में नहीं होता। तो इस एलिमेंट के नीचे जीरो, फिर ऐसे ही यहाँ अगर 1 है तो अब अगले रो में यहाँ तो जीरो ही होना चाहिए, इसके बाद जीरो हो या फिर नॉन जीरो हो। तो फिर ये वाला मैट्रिक्स जो है ये है एशेलॉन फॉर्म में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तब ये चीज और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 0 1 2 6 0 0 3, या फिर यहाँ पे मान लो कर लिया जाए 0, ये भी 0 और फिर 0 0 4 5। अभी अगर मैट्रिक्स पूछा जाए एक एशेलॉन फॉर्म में है या नहीं,
तो फिर से आंसर होगा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज R3 इज कंप्लीटली जीरो एंड दिस R3 इज नॉट द लास्ट रो। अगर कोई रो कंप्लीटली जीरो है तो एकदम लास्ट में होना चाहिए, आखिरी रो होना चाहिए। तो अगर इसको इस्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फिर इसको ऐसे लिख लिया जाए कि पहले रो को तो ऐसे ही रखा जाए 2 3 4 5, दूसरे को भी ऐसे ही रखा जाए, तीसरा रो 0 0 4 5 और फिर आखिरी रो 0 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स एस्लॉन फॉर्म में है बिकॉज जीरो रो तो लास्ट रो बन गया एंड द सेकेंड कंडीशन ईच लीडिंग एंट्री इज टू द राइट साइड ऑफ लीडिंग एंट्री इन प्रीवियस रो। तो पहले रो का लीडिंग एंट्री 2, दूसरे रो का लीडिंग एंट्री 1, तीसरे रो का लीडिंग एंट्री 4। दिस 1 is on the right side of 2 and this 4 is on the right side of 1. So the leading entry in each row is to the right side of leading entry in previous row and the zero row is the last row of this matrix and therefore this matrix is in Euclidean form. Euclidean नहीं, echelon form. तो ये तो हो गई एस्लॉन फॉर्म की बात। अभी सीखेंगे कि एस्लॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स को। यहाँ पे तो सिंपल मैट्रिक्स लिया गया था जिसमें एक रो को कंप्लीटली जीरो बना दिया गया था। तो यहाँ पे तो ऐसे ही रो को इंटरचेंज करके एस्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आगे देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एक और चीज यहाँ जान लेना जरूरी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक पूछा जाए तो रैंक का एक तीसरा परिभाषा भी है। तीसरा डेफिनेशन ये है कि रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एस्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स को एस्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर जितना नॉन जीरो रो होगा उतना ही मैट्रिक्स का रैंक होगा। तो अगर इसमें पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, पहला रो नॉन जीरो रो है, दूसरा रो नॉन जीरो रो है, तीसरा रो कंप्लीटली जीरो, तो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा 2 बिकॉज रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एस्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। वैसे ही इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, पहला रो नॉन जीरो, दूसरा रो नॉन जीरो, तीसरा रो भी नॉन जीरो एंड द फोर्थ रो इज कंप्लीटली जीरो। तो यहाँ पे 3 नॉन जीरो रो है इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक भी होगा 3। इस पहले मैट्रिक्स का नलिटी कितना होगा, नलिटी इज ऑर्डर माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 था, रैंक है 2 मींस नलिटी इज 1। नलिटी 1 का क्या मतलब है, 1 ऑफ द रोज इज कंप्लीटली जीरो। यहाँ पे भी नलिटी कितना होगा, द मैट्रिक्स वाज ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4, ऑर्डर 4, रैंक इज 3 सो नलिटी इज 1। तो इसके बाद आगे हम लोग सीखेंगे किसी मैट्रिक्स को एस्लॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग ये तो प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं बेस्ड ऑन एस्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। द प्रॉब्लम इज कन्वर्ट द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन एस्लॉन फॉर्म। एक मैंने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिया है और दूसरा है 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। तो देखते हैं ये तो एस्लॉन फॉर्म में नहीं है, इसको एस्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इस एलिमेंट को बोलते हैं पिवट एलिमेंट। ध्यान रहे ये पिवट एलिमेंट कभी जीरो नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो होता तो नेक्स्ट रो के साथ इंटरचेंज कर लेते, मतलब R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते और फिर यहाँ पे पिवट एलिमेंट में कोई नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। और दूसरा अगर पिवट एलिमेंट 1 है तो फिर कैलकुलेशन इजी होगा, वो अभी देखेंगे। तो स्टार्ट करना है इस 1 से और इस 1 के नीचे जो भी एलिमेंट है उनको जीरो में कन्वर्ट करना है। मतलब इस 2 को जीरो में कन्वर्ट करना है और 3 को जीरो में कन्वर्ट करना है। तो अगर 2 को जीरो बनाना है तो हम लोग ये रो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि R2 goes to R2 minus 2 times R1। अगर R2 में से R1 का 2 गुना करके घटा लिया जाए तो यहाँ जीरो मिल जाएगा। और वैसे ही अगर R3 इस एलिमेंट 3 को जीरो में कन्वर्ट करना है then the operation should be R3 is R3 minus 3 times R1। अगर ये रो ऑपरेशन किया जाए तो फिर 1 के नीचे जो भी एलिमेंट है वो जीरो बन जाएंगे, यहाँ भी जीरो मिलेगा और यहाँ भी जीरो मिलेगा। तो फिर अपना मैट्रिक्स ए हो जाएगा। फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है 1 2 4। जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो इज सेकेंड रो माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रो। 2 माइनस 2 मिला 0, 3 माइनस 4 मिला -1,
4 में से 8 गई तो बचल -4 और फिर R3 इज R3 माइनस 3 टाइम्स R1, R3 माइनस 3 टाइम्स R1 यहां मिला 0, R3 माइनस 3 टाइम्स R1 -5, R3 माइनस 3 टाइम्स R1 2 माइनस 12 दैट इज -10। तो ये मिल गया हम लोग का मैट्रिक्स A। ये जो पिवट एलिमेंट था 1, इसके नीचे 0 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। अब यहाँ से हम लोग डायगोनली मूव करते हैं, मतलब ये था पहला पिवट एलिमेंट, एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसके बाद एलिमेंट इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, मतलब ये है अपना नेक्स्ट पिवट एलिमेंट। और हमारा एम ये है कि इसके नीचे 0 क्रिएट करना है। अगर इसके नीचे 0 क्रिएट करना है तो फिर ये सिंपल सा रो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए कि R3 इज R3 माइनस 5 टाइम्स R2। अगर ये कर लिया जाए तो मैट्रिक्स A होगा फर्स्ट रो इज 1 2 4, द सेकेंड रो इज 0 minus 1 minus 4 and the third row will be 0, यहाँ पे मिलेगा -5 minus -5, so this will be 0, -10 minus 20 minus 20, so this will be +10। तो अब ये जो मैट्रिक्स है ये है अपना एस्लॉन फॉर्म में। क्यों है ये एस्लॉन फॉर्म में? बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट लीडिंग एंट्री, this is our second leading entry and this is our third leading entry, and the leading entry in each row is to the right side of leading entry in previous row। यहाँ पे leading entry फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे सेकेंड कॉलम में, यहाँ पे थर्ड कॉलम में। तो ये जो मैट्रिक्स बना ये है एस्लॉन फॉर्म में। और इस मैट्रिक्स का अगर रैंक पूछ लिया होता तो रैंक काफी आसान है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एस्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये है मैट्रिक्स एस्लॉन फॉर्म में, इसमें नॉन जीरो रो कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही रोज नॉन जीरो हैं। तो फिर इस मैट्रिक्स का रैंक होगा 3। अगर मान लिया जाए यहीं पे 10 के बदले 0 मिला होता तब ये R3 कंप्लीटली 0 हो जाता और उस केस में रैंक होता 2। लेकिन यहाँ तीनों ही रोज नॉन जीरो रोज हैं तो फिर इस मैट्रिक्स का रैंक होगा 3। तो ये तो पहला सिंपल सा एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है एस्लॉन फॉर्म में। तो कैलकुलेशन यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि ये है अपना पहला पिवट एलिमेंट, इसके नीचे 0 क्रिएट करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इसके नीचे 0 क्रिएट करना है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बिकॉज पिवट एलिमेंट 1 नहीं है। 1 हो तो सही है, बाकी ऐसे 2 से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट अगर कैलकुलेशन को कम करना है तो फिर ऐसा करते हैं कि हम लोग R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि पिवट एलिमेंट के बदले 1 मिल जाएगा। सो द मैट्रिक्स विल बी फर्स्ट रो 1 2 3 5, सेकेंड रो 2 4 0 6 एंड द थर्ड रो इज 2 1 3 9। ठीक है, अब ये है अपना पिवट एलिमेंट, एलिमेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके नीचे क्रिएट करना है 0, सो R2 इज R2 minus 2 times R1 and R3 is R3 minus 2 times R1। अगर R2 से R1 का 2 गुना करके घटा लिया जाए तो यहाँ भी 0 मिल जाएगा, और R3 minus 2 times R1 तो यहाँ भी 0 मिल जाएगा। बेसिकली इस पिवट एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट होगा उनको 0 में कन्वर्ट करना है। सो नाउ द मैट्रिक्स विल बी 1 2 3 5, फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगा। सेकेंड रो इज सेकेंड रो माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रो, यहां मिला 0, यहां भी मिला 0, 0 minus 6 so -6, 6 minus 10 so -4। R3 is R3 minus twice of R1 तो ये रहा 0, 1 minus 4 -3 -1। तो ये है अपना मैट्रिक्स A आफ्टर परफॉर्मिंग दिस रो ऑपरेशन। ये था अपना पहला पिवट एलिमेंट। अब डायगोनली मूव करना है, तो अगला जो एलिमेंट है, एलिमेंट इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये तो है 0। हम लोगों ने सीखा है कि पिवट एलिमेंट 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 है तो क्या करना है, अगले रो के साथ इंटरचेंज करना है। तो अब जो अपना मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 5। R2 और R3 को इंटरचेंज किया जा रहा है बिकॉज दिस एलिमेंट इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज 0 and the pivot element has to be a non-zero element।
बिकॉज यहाँ 0 है तो फिर इसके नीचे इसके यूज से 0 नहीं क्रिएट किया जा सकता। तो इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर ले तो मिलेगा 0 -3 -3 -1 0 0 -6 -4। अब इस -3 के नीचे 0 क्रिएट करना था लेकिन यहाँ पहले से 0 है, तो ये रहा अपना पहला लीडिंग एंट्री, ये दूसरा लीडिंग एंट्री, ये तीसरा लीडिंग एंट्री। ईच लीडिंग एंट्री इज टू द राइट साइड ऑफ लीडिंग एंट्री इन प्रीवियस रो। तो मतलब ये मैट्रिक्स अब हो गया एशेलॉन फॉर्म में। और इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? तो फिर से रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 रो है और तीनों ही रोज नॉन जीरो रो है, तो फिर इस मैट्रिक्स का भी रैंक होगा 3। तो अब तो इन दोनों एग्जांपल की हेल्प से हम लोगों ने सीखा है किसी मैट्रिक्स को कैसे एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और एक बार एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए तो फिर रैंक निकालना कितना आसान हो जाता है। अब हमें ये दोनों प्रॉब्लम करना है। एक क्वेश्चन है गेट 2014 सिविल इंजीनियरिंग से और दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन इज अब हमें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से अब हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स से ये आखिरी 2 क्वेश्चंस करना है। एक क्वेश्चन गेट 2014 सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये एक 4x4 मैट्रिक्स है। क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस 2019 मैथमेटिक्स ऑप्शनल में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए पूछा गया था। यहाँ पे भी वही करना है, एक एक स्टेप दिखाना है, एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर देखना है कि रैंक कितना आ रहा है। एक बार एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए तो फिर रैंक इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। पहले तो ये गेट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका हो सकता है, 2 नहीं 3 तरीके हो सकते हैं। तो सबसे जो आसान तरीका है कि अगर कोई रिलेशन डायरेक्टली दिख जाए, ये 3x4 मैट्रिक्स है, तो अगर कोई रिलेशन डायरेक्टली दिख जाए तो फिर वो कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना होगा, सीधा देख के बताया जा सकता है कि रैंक कितना होगा। और गेट के प्रॉब्लम में मोस्ट ऑफ द टाइम देख के आंसर बताया जा सकता है। तो इसमें अगर कोई रिलेशन खोजना चाहे, ये है अपना पहला रो R1, दिस इज आवर फर्स्ट रो R1, R2 एंड R3। अब इस मैट्रिक्स में ये R1 और R2 तो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज R1 और R2 एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। R1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे R2 नहीं मिलेगा। अब ये देखना है कि क्या R3 R1 और R2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर R3 R1 और R2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो फिर सीधा ही बोल देंगे कि रैंक 2 होगा, क्योंकि R1 R2 इंडिपेंडेंट है और R3 R1 और R2 का ही कॉम्बिनेशन है। तो इसमें ठीक से देखा जाए तो R2 और R3 इन दोनों को ऐड करने पे R1 का 2 गुना मिल रहा है। R3 प्लस R2 इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 14 - 2 12, 12 is twice of 6, -14 + 14 0, 2 times 0 is 0, 0 + 8 8, 2 times 4 is 8, 18 - 10 8, 2 into 4 8। तो इसका मतलब इन तीनों रो में ये रिलेशन है। R2 + R3 is twice of R1। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R3 is twice of R1 minus R2। तो जैसे ही ये रिलेशन मिला, इसका क्या मतलब है कि R3 is linear combination of R1 and R2। तो फिर इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा बोल देंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। अगर ये रिलेशन नहीं दिख रहा है तो फिर इसे एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन ये आसान प्रॉब्लम था, ऐसे ही देख के इसका आंसर बताया जा सकता है कि रैंक इस मैट्रिक्स का 2 होगा। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें ये नहीं बोला गया था कि इसको एशेलॉन फॉर्म से ही सॉल्व करना है, मतलब अगर रैंक पता करना है तो डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4x4 मैट्रिक्स है, तो फिर इसका 4x4 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर नॉन जीरो आ गया तब तो रैंक 4 बोल देंगे, अगर जीरो आया तो फिर वही 3x3 के लिए करेंगे।
तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। जब भी 3x3 से ज्यादा ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो फिर सबसे आसान तरीका होता है मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, और फिर रैंक होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस मैट्रिक्स में अगर एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो इस पिवट एलिमेंट से स्टार्ट करना होगा। लेकिन जैसा कि पिछले एग्जांपल में देखे थे कि अगर पिवट एलिमेंट 1 हो तो कैलकुलेशन आसान होता है। कोई जरूरी नहीं कि 1 ही होना चाहिए, 5 से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, लेकिन अगर 1 हो तो कम कैलकुलेशन करना होगा। और यहाँ अगर R2 के साथ इंटरचेंज कर दे तो 1 मिल जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं हम लोग कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि इससे रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैंक इज सिंपली नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम्स। तो अगर इनको इंटरचेंज भी कर दे तो डिपेंडेंसी पे तो कोई फर्क आएगा नहीं। तो R1 R2 को अगर इंटरचेंज करें तो मिलेगा 1 1 माइनस 8 1, देन 5 7 2 1 2 3 5 0 एंड 3 4 माइनस 3 1। तो ये है मैट्रिक्स ए। अपना पिवट एलिमेंट है 1, इसके नीचे 0 क्रिएट करना है। तो फिर अगर 0 क्रिएट करना है तो कुछ रो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। R2 is R2 minus 5 times R1, R3 is R3 minus twice of R1, and R4 is R4 minus 3 times R1, minus 5 times R1 तो यहाँ 0, twice of R1 तो यहाँ 0, 3 times R1 तो फिर ये 0। तो अब जो अपना मैट्रिक्स ए होगा, ऐसा करते हैं, हो सकता है इसके नीचे नहीं दिखाई दे तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स को अगर एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पिवट के नीचे 0 क्रिएट करना है। सो नाउ आवर मैट्रिक्स ए विल बी, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट रो तो वही रहा 1 1 माइनस 8 1। सेकेंड रो के बदले लिखना है सेकेंड रो माइनस 5 टाइम्स फर्स्ट रो, तो यहां मिलेगा 0, ये हो जाएगा 2, 5 टाइम्स, सो दैट विल बिकम 42, और फिर से 5 टाइम्स तो माइनस 4, ये होगा सेकेंड रो। देन थर्ड रो R3 इज R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो यहां पे मिल जाएगा 0, देन वी विल गेट 1, फिर 2 टाइम्स R1, सो दैट विल गिव अस माइनस 16, तो 16 प्लस 5 दैट विल बी 21, और फिर 0 माइनस 2 तो यहां मिलेगा माइनस 2, और फिर R4 इज R4 माइनस 3 टाइम्स R1, तो यहां मिला 0, ये होगा 1, 3 टाइम्स R1 सो माइनस 24 प्लस 3, so that will give us 21, and finally we will get minus 2 here। तो ये रहा अपना अगला, ये रहा मैट्रिक्स ए, 4x4 मैट्रिक्स। फिर से अगला पिवट एलिमेंट है ये, और इसके नीचे 0 क्रिएट करना है। तो अब ये सीधा ही दिख रहा है कि ये जो तीनों एलिमेंट है ये इसी के प्रोपोर्शनल है, और ये दोनों तो सेम ही है। तो मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा ऑपरेशन किया जाए, यहाँ पे अगर 0 क्रिएट करना है तो ये लिख सकते हैं कि R3 is R3 माइनस हाफ ऑफ R2। यहाँ कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा बिकॉज हाफ ऑफ R2 कर रहे हैं, और R2 में सभी एलिमेंट इवन नंबर है, तो फिर हाफ एक इंटीजर आएगा। R4 is R4 माइनस हाफ ऑफ R2। अगर ऐसा कर लिया जाए तो फिर मैट्रिक्स होगा 1 1 माइनस 8 1 0 2 42 माइनस 4। अब R3 में लिखना है R3 माइनस हाफ ऑफ R2, तो फिर ये मिलेगा 1 माइनस 1 0, 21 माइनस 21 0, माइनस 2 माइनस माइनस 2 0, एंड देन फिर R4 इज R4 माइनस हाफ ऑफ R2, तो ये भी सभी एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो अब ये मैट्रिक्स होगा एचेलॉन फॉर्म में। व्हाई इट इज इन एचेलॉन फॉर्म? बिकॉज जो 0 रो है वो तो लास्ट रो ही है, 0 रो एकदम नीचे होना चाहिए, तो लास्ट रो और सेकंड लास्ट रो ये दोनों 0 रो है, and each leading entry is to the right side of leading entry in previous row। ये जो लीडिंग एंट्री है ये इसके पहले रो में जो लीडिंग एंट्री है उसके राइट में। तो मतलब ये हुआ कि अब ये मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में, और इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? तो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा 2, बिकॉज वी हैव 2 नॉन जीरो रोज R2 एंड R3।
सॉरी R1 एंड R2, ये दोनों नॉन जीरो रो है। इस मैट्रिक्स का नलिटी कितना होगा? तो इस मैट्रिक्स का नलिटी भी होगा 2, बिकॉज नलिटी इज ऑर्डर माइनस रैंक, ऑर्डर इज 4, रैंक इज 2। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम पूछा गया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स ऑप्शनल में 15 मार्क्स के लिए। तो रैंक इज 2। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो ये सब आगे हम लोग सीखेंगे।